हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता फिर से लेकर आया हूं आपका ऐलान जंग सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसमें आपको टॉप 20 जीएस क्वेश्चन। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन जो जीएस प्रीवियस ईयर जीडी में जो आया था उसी जैसा क्वेश्चन है। इसको आप पूरा ध्यान से देखिए और सॉल्यूशन को पूरा कोशिश कीजिए, और जहां तक कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को समझने का और क्वेश्चन को लगाने का, आंसर बताने का कि आप कितना सही कर पाते हैं, और यही आपका क्वेश्चन आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर है। आपका आज का अगर टैगलाइन देखें तो आज का टैगलाइन क्या है? आज का टैगलाइन है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यानी कि जिसका सपना अगर आपका बड़ा है तभी आपको मंजिल प्राप्त होगी। और सपना को प्राप्त करने के लिए क्या होगा? सिर्फ सपने से नहीं होगा, और सपनों के लिए क्या होना चाहिए? हाथ में हौसला होना चाहिए। यानी पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर अंदर जज्बा है, हौसला है कि आज हमको करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका मन नहीं करे, आपका चाहे कहीं घूमने जाने का प्लान हो, उस सब को कैंसिल करके आपको पढ़ने का जज्बा हो, हौसला हो, तभी आपको मंजिल मिलेगी। इससे आप ये क्या समझे कि हमको सपना के साथ साथ में आपको हौसला, लगन, मेहनत सबको रखना पड़ेगा, तभी जाके आप जो चाहते हैं, आपका जो गोल है वही गोल प्राप्त होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, सामान्य ज्ञान का। पहला क्वेश्चन है, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? तो 5 दिवसीय बात कर रहा है। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव कहां पे मनाया जाएगा? जनरली गंगा नदी के किनारे। तो ये देख लीजिए, आप ऑप्शन में देखिए, गंगा नदी किनारे कौन कौन सा शहर में गंगा नदी किनारे? नोएडा गंगा नदी किनारे है? नहीं। नोएडा किस नदी किनारे है? यमुना के पास में पड़ता है, जहां दिल्ली के बगल में है नोएडा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो लखनऊ जो है ये गंगा नदी किनारे बसी है, ये गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। वाराणसी और कानपुर, ये दोनों शहर आपका गंगा नदी के किनारे बसे हुए। लेकिन जो 5 दिवसीय जो गंगा महोत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है वाराणसी में। अभी हाल ही में पिछले महीना नवंबर के टाइम पे देव दीपावली मनाया गया था। देव दीपावली मनाया गया था। देव दीपावली के ही दौरान गंगा महोत्सव मनाया जाता है, जो 5 दिनों का फेस्टिवल चलता है। 5 दिनों का फेस्टिवल यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इतना दिया जलाया जाता है, जैसे अयोध्या में राम जब दीपावली होती है तब कैसे दिया जलाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे देव दिया जलाया जाता है, जो गंगा के चारों तरफ घाटों पे, जहाँ वाराणसी का जो फेमस घाट है 80 घाट, वहां पे ये फेस्टिवल को मनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गंगा महोत्सव। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका किसी जीव का सबसे खालिस्तान भाग होता है? तो कोशिका क्या होता है? कोशिका कभी कोई भी जीव का सबसे छोटी, मूलभूत, कार्यात्मक, प्रक्रियात्मक जो इकाई होता है उसको हम लोग बोले जाते हैं कोशिका बोलते हैं। यानी सबसे छोटा क्या आएगा? मूलभूत इकाई। यानी कोई भी मानव शरीर में या कोई भी जीव जो है, किसी भी प्रकार का जीव है, उसका शरीर में सबसे छोट जो मूलभूत इकाई होती है, जिसके निर्माण से ही सभी अंगों का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका को खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांगला किस प्रकार का वांगला प्रसिद्ध लोक नृत्य कहां का है? तो वांगला प्रसिद्ध लोक नृत्य कहां का है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वांगला प्रसिद्ध लोक नृत्य कहां का है? तो वांगला प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका मेघालय का है। ठीक है, मेघालय का है। मेघालय में संपूर्ण मेघालय में वांगला फेस्टिवल मनाया था। मेघालय में कौन सी जाति के द्वारा मनाया था? जनरली ये जो फेस्टिवल होते हैं, ये सब क्या होते हैं? प्रकृति पूजा फेस्टिवल होते हैं। जैसे हमारा झारखंड में, हम झारखंड के हैं, झारखंड में कौन सा फेस्टिवल है मेनली? जैसे कर्मा होता है। कर्मा क्या? एक प्रकृति पूजा है, यानी कि प्रकृति की पूजा की होती है। उसी तरह से वांगला भी होता है, प्रकृति का पूजा होता है। इस फेस्टिवल को गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा जनजाति? गारो जनजाति। आप लोग को पता है कि मेघालय में 3 प्रकार की जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया। उसी में एक जाति है गारो जनजाति, जो आपका वांगला फेस्टिवल मनाती है। इस फेस्टिवल को, वांगला फेस्टिवल को एक और नाम से जाना जाता है 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल। इस नाम से भी जाना जाता है इस फेस्टिवल को। ठीक है, ये फेस्टिवल आपका मेघालय के साथ साथ में आपका जो असम के किनारे जो गारो जनजाति रहती है, तो असम में भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये मेघालय में मनाया जाता है। अगर हम देखें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूल कर्तव्यों की सूची में उपधारा जी किससे संबंधित है? तो हम लोग कल के जो वीडियो बनाए थे, कल के जो लास्ट क्लास था, उसका पहला जो क्लास सेशन था, उसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताए थे कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान में कौन सा भाग में है? भाग 4A में है। कब आया था भारत में? भारत संविधान में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वें संविधान में जब आया था, तब मूल कर्तव्य कितने थे? टोटल मूल कर्तव्य थे 10।
11वां मूल कर्तव्यों को बाद में ऐड किया गया। तो बाद में कब ऐड किया गया? 11वां को बाद में ऐड किया गया 86 संविधान संशोधन में। कब? 2002 में। ठीक है, तो इसमें 11वां जो ऐड किया था, 11वां में क्या था? प्रकृति, 11वां बोल रहा है जो जी नंबर का है, यानी ABCD वो जी नंबर में आता है आपका प्रकृति और पर्यावरण की पूजा। जो 11वां में ऐड किया गया था, जो सबसे लास्ट में ऐड किया था, उसमें क्या था? उसमें था कि 0 से 14 वर्ष या 6 से 14 वर्ष की बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यानी बच्चों की शिक्षा जो ये था, ये 11वां नंबर पे लास्ट में संशोधन करके ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो चीन के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? अगर हम भारत के मैप में देखें, भारत के मैप देखें तो भारत के मैप में आप देख सकते हैं, यहां पे क्या है? ये सिक्किम। चीन किधर है? चीन आप देख सकते हैं यहां पे, ये पूरा चीन है, चीन है। ठीक है, तो चीन में जम्मू कश्मीर, यहां पे है हिमाचल प्रदेश, यहां पे आपका क्या आ जाएगा? यहां पे उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर क्या है? तो नेपाल है। सिक्किम, यहां सिक्किम है, ये आपका अरुणाचल वाला हिस्सा हो गया, ये आपका नागालैंड वाला हिस्सा हो गया, फिर मिजोरम, मणिपुर। तो इस मैप के हिसाब से अगर हम देखें तो जो क्या है, चीन के साथ सीमा कौन साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, ये भी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, ये भी सीमा साझा करता है। सिक्किम, ये भी करता है। तो कौन नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश आपका यहां पे चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष, जिसको क्या बोला जाता है? CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो CRPC होता है, ये भारत में कब अधिनियमित किया गया? तो जब शुरुआत में, जब अंग्रेजों के द्वारा, आपको पता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय दंड संहिता और भारतीय जो क्या बोलते हैं, भारतीय विधि संहिता लाया गया था, जिसको बोलते हैं IPC और CPC। ये किसके कब लाया गया था? ये लाया गया था जो अधिनियम किसी को दंड देने के लिए 1861 में। IPC होता है दीवानी अधिकारों के लिए, जो मतलब जो दीवानी अधिकारों के लिए जो कानून होता है उसको IPC बोलते हैं, और जो क्रिमिनल के लिए होता है उसको CPC बोलते हैं। ये 1861 में आया था। और इसके जन्मदाता कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में भारतीय दंड संहिता या भारत में जो क्रिमिनल है उसके जन्मदाता कौन होते हैं? तो इसके जन्मदाता होते हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। कब लाया गया था? 1861 में। और ये जो CRPC है भारत में जो अधिनियमित किया गया, ये आपका कब किया गया? इसका आंसर हो गया आपका 1971 में। 1971 में नहीं किया गया, इसका आंसर 1973 में अधिनियमित किया गया, और ये जो लागू हुआ 1974 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो कौन जिम्मेदार था? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। उसमें सब लोग इकट्ठे हुए थे। कौन से कानून का विरोध कर रहे थे? तो रॉलेट एक्ट, जिसे बाद में काला कानून भी बोला जाता है। इसमें जनरली हम लोग बचपन से आ रहा है, जनरल ओ डायर इसमें जिम्मेवार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल ओ डायर। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का क्या माना जाता है, यानी खाली स्थान? तो विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आज हम लोग देख सकते हैं इंडिया अगर चाइना या अमेरिका से पीछे है, या दुनिया के यूरोपीय कंट्री से या विकसित देशों से पीछे है, तो उसका मुख्य कारण है हमारे यहाँ पे उद्योगों का कम होना, या उद्योगों का विकास उतना ढंग से नहीं हो पाना जितना ढंग से हम लोग कृषि और सेवा क्षेत्र में विकास हुआ है। अगर जिस प्रकार से हम लोग सेवा क्षेत्र में आज सबसे ज्यादा परसेंटेज GDP का हिस्सा वहां पे आ जाता है, अगर उसी क्षेत्र में अगर हमारा विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उद्योग सेक्टर में विकास होता तो आज हमारा भी देश विकसित देशों में गिना जाता। लेकिन हमारा देश को विकसित देशों में न गिनने की वजह से इसके जो रीजन है वो है विनिर्माण क्षेत्रों में कमी होना, और इसी वजह से विनिर्माण क्षेत्र को किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ठीक है, घुटना हाथ पैर ये सब तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है IPR 1956। पहले इसका आपको फुल फॉर्म जानना होगा, तभी आप बता सकते हैं कि कौन सा आया था। इसे अगर इसका नहीं बता सकते तो ये क्वेश्चन आसान है जनरली, कि 1956 देख के बता सकते हैं पंचवर्षीय कौन से नहीं हो गई थी। तो अगर पहला पता है आपको कि पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? 1951 में। कब तक चला था? 1956 तक। और दूसरी कब स्टार्ट हुई थी? तो 1956 में। तो इसका आंसर है दूसरी पंचवर्षीय में, 1956 में। लेकिन IPR क्या मतलब होता है? IPR का मतलब होता है इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। IPR का मतलब होता है यानी कि औद्योगिक नीति। सीधा देखा जाए तो भारत में औद्योगिक नीति यानी उद्योगों को
एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा प्रकार, किस प्रकार का उद्योग होगा, कौन सा प्रकार उद्योगों को प्राइवेट में रखा जाएगा, कौन पब्लिक में रखा जाएगा, इसके लिए नीति लाया जाता है सरकार की तरफ से। अभी तक भारत में टोटल औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी कि उद्योग नीति कितना प्रकार का आया है, कितना बार आया उद्योग नीति? तो अभी तक भारत में उद्योग नीति 3 बार लाया गया। पहला लाया गया था 1948 में आजादी के बाद, दूसरा लाया गया 1956 में, जो अभी दिख रहा है आईपीआर 1956, ये दूसरा उद्योग नीति है। और तीसरा लाया गया जब भारत में एलपीजी अपनाया गया। एलपीजी जब वैश्वीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण और आपका निजीकरण लाया गया था, तब जाके ये तीसरी नीति लाई गई थी, यानी कि 1991 में तीसरी नीति लाई गई थी। तो आईपीआर यानी ये औद्योगिक नीति के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? ये पूछ रहा है किस राज्य में पहली बार, यानी कि फर्स्ट टाइम पूछ रहा है यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स। यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स क्या होता है? यानी कि खेलो इंडिया के तहत, जैसे खेलो इंडिया खेल मंत्रालय के द्वारा यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया गया, जिसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर यूनिवर्सिटी के साथ हर यूनिवर्सिटी को बढ़ाया जाता है हर अलग अलग गेमों में, और उसमें पार्टिसिपेट लेने वाले उसमें फिर विजेता होते हैं, और ओवरऑल जो विजेता होते हैं उसको विजेता घोषित किया जाता है। तो पहली बार ये जब स्टार्ट हुआ था 2020 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और 2020 में जो पहली बार स्टार्ट हुआ था, कहां पे हुआ था? ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और अन्य शहरों कटक सब में हुआ था, जिसका पहली बार हुआ था। अभी बता सकते हैं 2023 में जब स्टार्ट हुआ था पहली बार, तो फर्स्ट टाइम में कौन विनर था? फर्स्ट टाइम का विनर था पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम का विनर था। लेकिन अब यह क्वेश्चन पुराना हो गया। अभी वर्तमान में अगर करंट अफेयर की दृष्टि से देखें तो 2023 में यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स जो हुआ, उसका विनर कौन था? उसका विनर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका विनर था 2023 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, संसदीय प्रक्रिया में कोरम खाली स्थान के रूप में समझा जा सकता है। अब देखिए कोरम ये क्या है? एक नया वर्ड है, आपको लिए नया लग रहा है, लेकिन ये संसदीय वर्ड है जिसको संविधान में वर्ड घोषित किया गया है। इसको बोलते हैं जनरली, कोरम को दूसरा वर्ड नाम दिया जाता है गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होता है? जनरली मान लीजिए किसी भी विधानसभा या लोकसभा, किसी भी लोकसभा या विधानसभा में सदन चलाना होता है। अब तो ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए विधानसभा की सीटें 50 है या 80 है तो उसमें सबके सब विधायक पहुंच जाएं, ऐसा तो नहीं होता। कुछ पहुंचते हैं, कुछ नहीं पहुंचते, किसी को बीमार हो जाता है, किसी के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो घर में सो जाता है, ऐसे भी होते हैं, तो नहीं पहुंच पाते, जिसके वजह से एक निश्चित संख्या डिसाइड कर दिया गया है कि इतना संख्या होगा तभी हम सदन चलाएंगे। तो कितना संख्या है? गणपूर्ति का मतलब होता है 1/10 सदस्य संख्या। जितना सदस्य है उसका अगर 1/10 सदस्य संख्या उपस्थित होगा तभी सदन को सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसी को गणपूर्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा लोकसभा का कितना सीटें हैं टोटल, लगभग 552 होता है, लेकिन 550 मान के चले तो 550 में अगर 55 उम्मीदवार, 55 सांसद अगर उपस्थित रहते हैं तभी लोकसभा का जो सदन है जो चलाया जा सकता है। अगर 55 से अगर 54 भी हो गए तो सदन नहीं चलेगा। उसी प्रकार से विधानसभा में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदन की कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों का न्यूनतम संख्या, यह हो जाएगा इसका आंसर। कितना होता है? 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे को रूप में जाना जाता है। तो क्या रूप में जाना जाता है? उससे पहले जानने से पहले हम लोग देखेंगे संगम काल। संगम काल कहां पे था? तो यहां पे लिखा हो तमिल क्षेत्र। तमिल क्षेत्र कहां पे है? जनरली ये तमिलनाडु और मद्रास वाले क्षेत्रों जो पहले शुरुआत में होते थे, मद्रास क्षेत्र जिसको बोला जाता था। ठीक है, तो तमिलनाडु क्षेत्र में तमिल वाले क्षेत्र होते थे। ये संगम काल वहीं पे हुआ। ये इसका अगर काल का देखें संगम काल, तो काल एज क्या था? इसका एज का टाइम पीरियड था 300 BC टू 300 AD। ये टाइम पीरियड संगम काल का टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड बोला जाता है। और इस टाइम पीरियड में जो यहाँ पे लिखा, पहला ऑप्शन लिखा वेल्लार। वेल्लार कौन थे? ये बड़े किसान को बोला जाता है। जो बड़े बड़े किसान होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि थी उनको वेल्लार बोला जाता था। उजवार किसको बोला जाता था? उजवार जो हलवाई होते थे, वहां के जो हलवाई होते थे उसको उजवार बोला जाता था। कैटसियार किसको बोला जाता था? ये भूमिहीन मजदूर को कैटसियार बोला जाता था। उजवार अभी बताया, वेल्लार। अधिमाई किसको बोला जाता था? अधिमाई को भी, जिसके पास भूमिहीन मजदूर होते थे उसको अधिमाई बोला जाता था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैटसियार और अधिमाई। यानी ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? तमिल क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूर के रूप में जाने जाते हैं। इसका अगला देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य। हरित क्रांति, लास्ट क्लास में हरित क्रांति के बारे में बताए थे। हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1966-67 में। इसको लाने वाले कौन थे? MS स्वामीनाथन। और ये इसमें क्या गया था? खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न पे ज्यादा बढ़ोतरी दिया गया था। सबसे ज्यादा मुख्य फसल किस पे दिया गया था? तो चावल और गेहूं पे ज्यादा प्रमुखता दी गई थी।
तो इससे क्या हो जाएगा आंसर, सशस्त्र बल नहीं होगा। अन्य देशों पर निर्भरता, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी कि खाद्य सुरक्षा के ऊपर, मतलब खाद्य क्या, फूड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? किन विभिन्न शैली में पुरस्कार जीते हैं? तो गुरु बिपिन सिंह एक बहुत बड़ा फेमस डांसर है, और कौन सा डांसर है, वो आपका मणिपुरी डांसर है। मणिपुरी डांसर 2020 में इनका निधन हो गया था। आप ये जो डांस है, आपको देखिए डांस के से ना हर राज्य के डांस आपको पता होना चाहिए, और डांस जनरली डांस हर राज्य का एक दो तरह का डांस होता है। देखिए डांस का फॉर्म में बता रहे हैं, दो तरह का डांस होता है, एक होता है फोक डांस और एक होता है क्लासिक डांस। क्लासिक डांस को जो बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। फोक डांस बहुत सारा हो सकता है। फोक डांस क्या होता है, अगर एक ग्रुप बना के कोई भी ड्राइव्स डांस कर लिया, फोक डांस हो गया। एक अलग ग्रुप बना के, तो फोक डांस हमारे इंडिया में हजारों की संख्या में हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। उसको आपको हर राज्य में अलग अलग फोक डांस के बारे में पढ़ना होगा, हर राज्य सोचना होगा। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल नृत्य, ये होते बहुत पुराना रूप से और पूरा इंडिया लेवल में फेमस, एक जगह क्षेत्र के लिए प्रमुखता से दी जाती है। इसको भारत सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है, इसको हम लोग क्लासिकल डांस कहते हैं। अभी वर्तमान में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। 8 है, बताइए कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले हो जाएंगे भारतनाट्यम, नाट्यम। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका कथकली। भरतनाट्यम कहाँ का है, ये आपका तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ है, ये केरल का है। उसके बाद हो जाएगा मोहिनीअट्टम, ये भी कहाँ का है, यह भी केरल का है। फिर उसके बाद हो जाएगा कथक, ये कहाँ का है, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का। फिर आपका क्या हो जाएगा, मणिपुरी, मणिपुर का। फिर आपका हो जाएगा सत्रिया। फिर आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो टोटल 8 डांस होते हैं आपका शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी के बारे में हमको पता है कि नर्मदा नदी हमें किस प्रकार का रिवर है। मान लीजिए ऐसे है, नर्मदा नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर माना जाता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्यों माना जाता है, यानी पश्चिम की दिशा में बहती है, क्योंकि ये रिफ्ट घाटी से बहती है। हमारा जो इंडिया का ढाल है, इंडिया का ढाल इस साइड है, यानी कोई भी नदी ओरिजिनेट होगी तो इस साइड से बहेगी, लेकिन नर्मदा इस साइड से बहती है। और इसके साथ में एक और नदी बहती है, तापी। ये दोनों इसलिए बहती है क्योंकि हमारा रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी है, दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता बन गया, जिसकी वजह से उनको उस तरह से जाना पड़ता है। लेकिन अगर शुरुआत में सिर्फ पहाड़ और मैदानी क्षेत्र में पास करें तो उन लोग क्षेत्र में इधर से पास करेंगे, वो नदियां इधर से पास करेगी, ठीक है। इस प्रकार हमारा ढाल है, इसकी वजह से। तो देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक कहां पे है, छत्तीसगढ़, और जनरली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पाया जाता है, लेकिन अमरकंटक जो नर्मदा का उद्गम है, ये मध्य प्रदेश के राज्य में पाया जाता है। एक अमरकंटक, भारत में एकमात्र ऐसा जगह है अमरकंटक जहां से 3 नदियां निकलती है, और तीनों का डायरेक्शन 3 प्रकार का होता है। 3 नदी और 3 डायरेक्शन, ऐसा एकमात्र लोकेशन है भारत में जहां पे होती है। मान लीजिए, देखिए अमरकंटक का लोकेशन यहाँ पे, अमरकंटक यहाँ पे, तो अमरकंटक से नदी निकलती है, एक नदी नहीं जाती है नर्मदा, इस डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में गई, वेस्ट डायरेक्शन में। एक नर्मदा से, अमरकंटक से एक और फेमस नदी निकलती है, गंगा की सहायक नदी निकलती है, जिसे हम लोग जानते हैं सोन नदी। सोन नदी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन है सोन नदी का। एक और इससे छोटी नदी निकलती है, उसको बोलते हैं जोहिला नदी। यानी कि 3 डायरेक्शन, 3 नदी और तीनों 3 डायरेक्शन है बाहर है। ये एकमात्र ऐसा लोकेशन है, एकमात्र ऐसा पहाड़ी है भारत का, तो इसको जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान के श्रेणी में किसे चुना जाता है? देखिए, इन साइंस और इंजीनियरिंग के लिए एक पुरस्कार बनाया गया है, उसको बोलते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हर साल दिया जाता है, और हर साल 1 साल पीछे चलता है। 2023 में 2022 का मिलेगा, 2022 में 2023 का मिलेगा, अभी 2024 में 2023 का मिलेगा, ऐसे पीछे चलता है, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 का था, इन्हें किसे मिला गया था? इन्हें मिला गया था डॉक्टर अश्विनी कुमार को। किसमें मिला गया था? तो आपका जैव विज्ञान में, यानी कि बायोलॉजी में। बायोलॉजी बोलो या तो मेडिसिन बोलो, बायोलॉजी या मेडिसिन में आपको मिला था अश्विनी कुमार को। और आकाश टी बीजू और डॉक्टर ये मैथी, इन्हें किसमें मिला है? ये दोनों को मिला है केमिस्ट्री में। और दीप्ति रंजन साहू, इनको मिला इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग साइंस भी होता है, उसमें मिला है इनको अवार्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अश्विनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? देखिए, टेनिस ओपन, ये हर साल टेनिस ओपन होता है यूएस का टेनिस ओपन होता है, जिसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट लेते हैं और इसमें खेलते हैं। इसमें जो विजेता है उसको कहते हैं नोवाक जोकोविच को ऐसा ही माना जाता है टेनिस के सबसे महान खिलाड़ी रूप में नोवाक जोकोविच को माना जाता है जनरली। और ये किसे हरा के जीते थे? ये आपका दानियल
मेदवेदेव को हरा के जीता था, यानी ये क्या था, विनर था, और ये लूजर यानी कि उप विनर, इसको बोलते हैं उप विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिर्फ 3 स्थानों पर किसे चुना गया? किसे चुना गया? आप लोग को पता है कि सबसे इंडिया में सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा किसे मिला गया? सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ है तब से स्वच्छ सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाले एकमात्र सिटी है इंदौर। इंदौर हमेशा से नंबर 1 पे रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थान पे आगरा को मिला, अभी तीसरा स्थान में मिला ठाणे को। ठाणे कहां पे है? मुंबई में ठाणे है, मुंबई के किनारे एक और सिटी बसी हुई है, उसको ठाणे बोलते हैं। यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा इंदौर पहला, दूसरा आगरा और तीसरा ठाणे, ठीक है। ये बड़े सिटियों में है, छोटे सिटी का भी अलग से लिस्ट आता है। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल, बंगस वैली, वैली है, वैली क्या किसको लिया जाता है? फूलों की घाटियों के लिए, नहीं बहुत सारे खूबसूरत फूलों की घाटी के लिए वैली का शब्द का यूज किया जाता है। तो बंगस वैली फेस्टिवल ये आपका मनाया गया हाल ही में, कहां पे मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर को देखने के लिए आप लोग करंट अफेयर को पूरा फोकस करना पड़ेगा, तभी जब तक आप लोग करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब लोग आप लोग करंट अफेयर पता नहीं होगा। तो बंगस वैली जम्मू कश्मीर मनाएगा। जम्मू कश्मीर में भी एक विशेष डिस्ट्रिक्ट में मनाएगा। जम्मू कश्मीर का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, हर राज्य में अलग अलग प्रकार का डिस्ट्रिक्ट होता है, तो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू कश्मीर कौन सा डिस्ट्रिक्ट मनाएगा? तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। उसी तरह से हर राज्य में अलग अलग मुख्य फेस्टिवल होता है। जैसे असम का प्रमुख फेस्टिवल में क्या आएगा? असम का प्रमुख फेस्टिवल में बिहू आ जाएगा। पंजाब में क्या आएगा? पंजाब में लोहरी हो गया, आपका बैसाखी हो गया, वो प्रमुख फेस्टिवल है। उड़ीसा का बताइए फेस्टिवल जो हमारे मनाया था अभी, रथ यात्रा। रथ यात्रा कहाँ का मुख्य फेस्टिवल है? तो ये है उड़ीसा का। जैसे नोवाखाई, ये भी उड़ीसा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूटान में आयोजित सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के उप विजेता कौन है? अब बताइए, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का है, यहाँ पे 2023 का, हाँ अंडर 16, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का उप विजेता कौन है? तो अंडर 16 का मतलब हो गया 16 साल से कम उम्र वाले को लोग को। अब ये बताइए सैफ, ये क्या है? सैफ का मतलब क्या है और ये किस तरह का चैंपियनशिप है ये बताइए। ये सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, सैफ का फुल फॉर्म है। इससे पता चल जा रहा है किस प्रकार का फेस्टिवल है, तो फुटबॉल का चैंपियनशिप है। फुटबॉल का चैंपियनशिप है। इसका आयोजन कहां पे हुआ था? इसका आयोजन इस साल हाल ही में कहां पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था भूटान के शहर, भूटान की राजधानी। कहां पे भूटान की राजधानी है? कमेंट करके बताइए। भूटान की राजधानी आपकी है थिम्पू में, थिम्पू। तो थिम्पू भूटान की राजधानी थिम्पू में इसका आयोजन किया गया था सैफ में। इसका पूछ रहा है उप विजेता, यानी कि विनर नहीं पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है उप विजेता। आप जैसे ही देखेंगे सैफ मार विनर, आपको याद है भारत जीता था, तुरंत भारत मार दिए, आपका गलत हो गया आंसर। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ना है, उसके बाद जाकर टिक लगाना है। यानी कि उप विजेता पूछ रहा है, तो भारत किसको हरा के जीता था? भारत बांग्लादेश को हरा के जीता था। और विनर कौन था? तो भारत। भले भारत इस साल का इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन सैफ अंडर 19-16 का चैंपियनशिप जीता था, ठीक है। तो इसका विनर हो गया भारत, और इसका जो किसको हरा के जीता था, जो उप विनर है, जो इसका लूजर जो था, बांग्लादेश था, ठीक है। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज 20 क्वेश्चन का कैसा प्रश्न रहा और क्या आपको सीखने को मिला, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन कल। थैंक यू, बाय।